नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में अस्पतालों ने कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी गुट ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF के खिलाफ अभियान रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस अधिकारियों से कहा, लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का कार्य करें। उत्तरी भारत में शनिवार तक शीतलहर जारी रहने की संभावना। और सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। देश में कोविड के आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण की गई। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों सहित बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। डॉ मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी अस्पताल में की जा रही है। सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, देश के नागरिकों को दिक्कत न रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आकाशवाणी से बातचीत में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ BL शेरवाल ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। पिछले कोई 6 महीने से हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग समझते थे कि कोविड से बाहर आ गए। लेकिन अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको जरूरत नहीं है किसी भी भीड़ वाले इलाके में जाने की तो मत जाइए। अगर आपका काम घर से चलता है तो काम वहां से करिए, और अदरवाइज डिस्टेंस, हाथ धोना और मास्क पहनना, बड़ी सिंपल सी चीजें जो हम करते आए हैं तो वही करनी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ K सुधाकर ने कोविड से बचाव की तैयारियों के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी से मास्क पहनने और टीके की बूस्टर खुराक लेने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने प्राथमिक और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों की तैयारियों की जांच करने को कहा। मुंबई में 7 हिल्स अस्पताल और JJ अस्पताल ने मॉक ड्रिल का आयोजन कर कोविड रोधी तैयारियों और संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन किया। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, इकाई, ICU उपकरण, दवाएं और परीक्षण प्रणाली की जांच की गई। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू संभाग में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू के गांधीनगर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ अरुण शर्मा ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्रों सहित सभी उपकरणों की जांच की गई। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी गुट ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF के खिलाफ गतिविधियों की समाप्ति पर एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और ZUF के प्रतिनिधियों की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। ZUF पिछले 1 दशक से अधिक समय से मणिपुर में सक्रिय था। गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशों के तहत उठाया गया ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर के विजन को पूरा करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत के लिखित इतिहास में गलतियों को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार सुधारात्मक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय परियोजना और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।
श्री प्रधान बिहार में आज रोहतास जिले के जीएन सिंह विश्वविद्यालय में आईसीएचआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय कल से दिल्ली में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित करेगा। राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा सोसाइटी अमेजॉन के सहयोग से इंजीनियर कार्यक्रम के लिए यह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करेगा। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक नीति तैयार की है। इसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के निरंतर विकास की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत नई सुविधाओं के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं को भी उन्नत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 8A के अंतर्गत असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो 1 जनवरी 2023 से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में किसी भी नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को मंजूरी न दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा है कि वे लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का काम करें। वे आज हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहलुओं के अलावा पुलिस अधिकारियों को सामुदायिक सेवाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और आम जनता के बीच पुलिस को लेकर जो भय है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भी दूर दराज लोग डरते हैं, इसलिए पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे दूर दराज अनजान इलिटरेट लोगों को ना हो कि मैं नहीं जाऊं, पुलिस वाले आ जाएंगे। अभी भी ये डर है, ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा? राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से मित्रवत तरीके से अपनी जन केंद्रित जिम्मेदारियों को निभाने का आह्वान किया और कामना की कि ये सभी पुलिस अधिकारी प्रतिबद्धता के साथ समाज में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं और देश की विकास यात्रा का हिस्सा बने। अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपनी सर्विस को। ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा, उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा। इसलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा, हम शासन नहीं, हम सेवा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में पुलिस अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों में बड़ी संख्या में महिला अधिकारियों के होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इतनी कठिन नौकरी चुनने के लिए अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके माता पिता को बधाई दी। मैं जो गर्ल्स को देखती हूँ, मुझे लगता है काश मैं इस टाइम पे धरती पे आती। उन दिनों एक महिला पुलिस फोर्स में ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था, लेकिन आज गर्ल्स पेरेंट्स को और बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो भी समाज के बुराइयों को, समाज के जितने चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
उत्तर भारत में शनिवार तक शीतलहर जारी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। पास्ट 2 to 3 डेज में उत्तर भारत में कोल्ड वेव कंडीशन जारी है। टेम्परेचर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 3 डिग्री से 7 डिग्री के अंदर है और नॉर्मल कंडीशन से लगभग 4 से 6 डिग्री बिलो चल रहा है। एंड ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, नॉर्मल टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है और कोई कोल्ड वेव कंडीशन तो नहीं रहेगा। टेम्परेचर सामान्य के आसपास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने के लिए अलग से एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से मराठी भाषी 865 गांवों सहित कर्नाटक के बेलगाम, निप्पनी, कारवार, बीदर और भाल्की को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य मराठी भाषी इन गांवों और शहरों को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर लगी रोक की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। यह अनुरोध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया था। हरियाणा सरकार के दावों के बावजूद किसानों को समय पर खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने जब ये मुद्दा उठाया तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बैंक खाते वेरीफाई न होने के कारण किसान सरकारी खजाने में पड़ी मुआवजा राशि नहीं ले पा रहे हैं। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत शुरू किया गया प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण अनुप्रयोगों के मामले में काफी सफल रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 53,80,000 जन शिकायतों का निवारण और 3 करोड़ से अधिक सेवा वितरण आवेदनों का निस्तारण किया गया। सरकार ने देश में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार ई स्पोर्ट्स अब भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट श्रेणी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का छोटा स्वरूप ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम का उपयोग करने वाली प्रतियोगिता का एक रूप है। इस निर्णय से भारत के ई स्पोर्ट्स क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे देश के ई स्पोर्ट्स उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 361 अंक चढ़कर 60,927 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 118 अंक की बढ़त दर्ज करता हुआ 18,132 पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 200 रुपए ऊपर चढ़कर 54,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी 1,010 रुपए महंगी होकर 70,080 रुपए प्रति किलो पर थी और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर $84.50 प्रति बैरल रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर शेख सालेम अब्दुल्ला अल जाबेर अल सबह को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा है कि वे उनके साथ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अस्पतालों ने कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी गुट ज़ेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF के खिलाफ अभियान रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि लोगों में पुलिस के प्रति भय समाप्त करने का कार्य करें। उत्तरी भारत में शनिवार तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है और सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।